हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस विद चार्ली। सभी को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून। तो बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों का। बढ़िया ही हाल चाल होगा। अपना बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे आप लोग, और जो लोग नहीं रख रहे हैं वो लोग रखें, ठीक है। क्योंकि इस टाइम थोड़ा बहुत तबीयत सबकी ख़राब चल रही है, मेरी खुद की भी चल रही है। बहुत जुकाम हो रखा है, 2-3 दिन हो गया था। मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं आज। तो चलिए, गणेश चतुर्थी आपकी ख़त्म हो चुकी है और सेलिब्रेट कर लिया होगा सब लोगों ने। अब आते हैं थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ। तो पढ़ाई आप लोग कर ही रहे होंगे, क्योंकि आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी में अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से झोंके रहना है और ज़ोर शोर से आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। पीआरटी की भी वैकेंसी का अभी न्यूज़पेपर में थोड़ी बहुत चर्चा थी, तो वो भी जो है मतलब थोड़ा बहुत आप लोग उसको भी अपना देखना, जिन लोगों का बीटीसी वगैरह है। अब तो बीएड वाले उसमें जाएंगे नहीं। तो चलिए फ़िलहाल आते हैं अपने पॉइंट पे और फटाफट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमेशा की तरह एक कोटेशन है, मोटिवेशन है, हम इसको जिस भी वे में ले। स्टे स्ट्रॉन्ग, यू आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। तो ये बात बिल्कुल ही 100 क्या है, 200% बिल्कुल भी सच है। ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से सच है, क्योंकि अगर आप अपने दिलो दिमाग को और खुद को स्ट्रांग रखेंगे, कॉन्फिडेंस में रखेंगे, है ना, सही चीज़ों को आत्मसात करेंगे, एसिमिलेट करेंगे अपने अंदर, तो आप स्ट्रांग रहेंगे। और अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हम कोई भी चीज़ जो हम करना चाहते हैं, होपफुली कि हम उसको पूरा कर सकते हैं। उसमें कोई भी इफ़ और बट नहीं है, ठीक है। अगर आप स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग है, हेल्दी हैं, आपको खुद में विश्वास है, एक आत्मविश्वास के साथ आप उस चीज़ को कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को करने के योग्य हैं और आप उसको कर भी पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चंस की तरफ। और ये रहा हमारा पहला सवाल। और दूसरी चीज़ ये मुझे बताना नहीं है आपको कि ये जो वीडियो है आपको होम साइंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, पीएचडी एंट्रेंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, या आपके जो लोग क्या बोलते हैं, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं यूजी पीजी के लिए, वहाँ पर भी आपको होम साइंस पोर्शन के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्मृति विस्तार का बालकों का सर्वप्रथम अध्ययन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो जैकॉब्स हैं, स्टार हैं, बुहकर हैं या फागन हैं। इसमें जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा आपका जैकॉब्स, ठीक है। ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक रेचन का अर्थ है। संवेगात्मक रेचन मतलब मेंटल कैथारसिस की बात हो रही है यहाँ पर, सॉरी मेंटल नहीं, इमोशनल कैथारसिस। एकता और संगठन को बनाना, शारीरिक शक्ति का व्यय होना, दमित संवेगों को मुक्त करना, अभिद्वैतियों को बदलना। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दमित संवेगों को मुक्त करना। संवेगात्मक विरेचन का मतलब ये है कि इमोशनली आप कभी बहुत हर्ट हुए हों, या इमोशनली कोई बहुत सदमा लगा हो आपको, और उस चीज़ को आपने बहुत दिन से किसी से मतलब आप शेयर ना कर पाए हों, वो अंदर ही अंदर आप उसको लेकर के बिल्कुल कुंठित हो गए हों, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हों। फिर आप कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद कोई आपको ऐसा मिले जो आपकी उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा आपसे बात करे, है ना, उससे आप शेयर कर करके अपने मन को, दिल दिमाग को थोड़ा हल्का कर पाओ, तो इसको हम लोग इमोशनल कैथारसिस बोलते हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी हम परेशान होते हैं तो अपनी परेशानी किसी से कह लेते हैं, तो थोड़ा सा मन हमारा हल्का हो जाता है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या है। इमोशंस की बात हो रही है, जो मैकडूगल थे उन्होंने कितने इमोशंस दिए थे आपके, 10 है, 14 है, 16 है, 18 है। इनके अनुसार से जो इन्होंने इमोशंस की संख्या बताई थी वो थी आपकी 14 यानी कि 14। नेक्स्ट है, संवेगात्मक अस्थिरता सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें जो सबसे अधिक अस्थिरता पाई जाती है वो कब पाई जाती है, आपकी एडोलसेंस पीरियड में, यानी कि किशोरावस्था में। जो आपके क्या बोलते हैं, क्या नाम था उनका, स्टैनली हॉल थे, उन्होंने ही ये बात कही थी ना कि किशोरावस्था एक तूफान और आंधी की अवस्था है। इसीलिए कही थी क्योंकि तूफान और आंधी स्थिर तो रहते नहीं है ना, कभी भी किस तरफ भी इधर उधर झूलते पड़ते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी एडोलसेंस पीरियड होता है, एडोलसेंस एज होती है हमारी, इसको आप खुद में, आप अपनी एडोलसेंस वाली एज में अगर जाएंगे, थोड़ा सोच करके देखिएगा, अपने बैक डेज में जाइएगा, तो रहता है हम उस टाइम स्थिर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है हमारे अंदर मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कितने तरह के चेंजेस हो रहे होते हैं। और वो चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स बन रहे होते हैं, कम ज़्यादा हो रहे होते हैं, कई सारे हार्मोन्स का सिंथेसिस हो रहा होता है। तो इस वजह से हम उस टाइम अपनी पूरी पर्सनैलिटी में, अपने दिमाग में, दिल में एक स्टेबिलिटी का अनुभव नहीं होता हमें, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये किशोरावस्था आंसर होगा। नेक्स्ट है, चरित्र एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही थी। हॉरलॉक ने कही थी, थॉमसन ने कही थी, कार्माइकल ने कही थी, या वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का नाम तो नहीं दिया। तो यहाँ पर ये बात कही थी किसने, कार्माइकल ने आपके, ठीक है। सी के साथ जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिशु में सामाजिकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है। जन्म से, 6 माह के बाद, 4 माह के बाद, या 1 वर्ष के बाद। तो इसमें बच्चे की प्रक्रिया जो होती है वो जन्म से शुरू हो जाती है,
क्योंकि बच्चा रोने लगता है तो लोग उसको कह सकते हो आपकी रो करके ही वो अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें, या रो करके ही थोड़ा सा कुछ दिनों तक तो रो करके ही कम्युनिकेट कर पाता है। भूख लगी है या कोई चीज़ से उसको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक उसके बेड में कुछ धंस रहा है या कपड़ा उसको कंफर्टेबल नहीं है, तो ये आप कह सकते हो। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशम कहते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिनन को, एक्राइलिक को, या पॉलिस्टर को, या रेयॉन को। तो रेयॉन को हम लोग कृत्रिम रेशम के नाम से जानते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क। तो नेक्स्ट है सर्वाधिक अवशोषण क्षमता होती है। अवशोषण क्षमता मतलब कि वाटर एब्जॉर्बेंसी की बात हो रही है। टेरिकॉट में, टेरिलीन में, पॉलिस्टर में, रेयॉन में। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंसी इन चारों में से किस में होती है? रेयॉन में होती है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि रेयॉन जब गीली अवस्था में होता है तो उसका जो फाइबर होता है, मतलब वो काफ़ी हद तक वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लघु तंतु का उदाहरण है। लघु तंतु बोले तो स्टेपल फाइबर, जो फाइबर आपके छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई कम होती है, उनको हम लोग स्टेपल फाइबर बोलते हैं। और जो हमारे जिन फाइबर की लंबाई बहुत अधिक होती है, लाइक आपका रेशम हो गया जैसे, तो उसको हम लोग फिलामेंट फाइबर बोलते हैं। तो जो आपका रेशम वो फिलामेंट फाइबर में आता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि लघु तंतु का उदाहरण कौन सा है। तो जूट है, रेशम है, डेक्रॉन है, नायलॉन है। तो रेशम को मैंने अभी बताया आपको कि ये फिलामेंट फाइबर है। डेक्रॉन, नायलॉन मैन मेड फाइबर है, तो इसको आप अपने मन मुताबिक जितना लंबा चाहो उतना लंबा छोटा बना सकते हो। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा जूट, ए के साथ जाएंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेटिंग प्रक्रिया है। खमीरीकरण की, खौलाने की, गोंद लगाने की, ऑक्सीकरण की। तो जो रेटिंग प्रक्रिया होती है, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये सेलुलोजिक फाइबर पे की जाती है। और कौन सा सेलुलोजिक फाइबर? लिनन पे। जूट पे भी करी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये प्रक्रिया अप्लाई करी जाती है वो लिनन पे करी जाती है। क्योंकि लिनन आपको पता है तने से प्राप्त करते हैं हम लोग उसको, तो उसके तने को हम लोग भिगो देते हैं। ठीक है, भिगो करके उसका फाइबर निकाला जाता है। तो ये जो रेटिंग प्रक्रिया होती है, इसको पानी में भी भिगो कर किया जाता है, ओस में भी भिगो करके किया जाता है, एक पावनेल विधि होती है उससे भी किया जाता है। तो इसी को हम लोग रेटिंग प्रक्रिया बोलते हैं। मतलब उसके तने को चाहे ओस में, चाहे पानी में, चाहे कुछ कुछ केमिकल्स में भिगो के रख दिया जाता है 2-4-5 दिनों तक। इसके बाद वो क्या होता है, उसको फिर हटा हटा करके, मतलब उसके ऊपर जो कह सकते हो उसके जो ऐसे छिलके होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, उनको हटा करके अंदर से उसका फाइबर प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं खमीरीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, लिनन पे याद रखिए। रेटिंग प्रक्रिया किस पे? लिनन पे। बट अगर आपको कभी जूट पे भी मिल जाए तो आप जूट, जैसे लिनन ऑप्शन में नहीं है तो जूट पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि उसके भी पौधों को पानी में भिगो करके किया जाता है। तो रेटिंग से आपको यही समझना है, रेटिंग प्रक्रिया से यही समझना है कि पानी में भिगो करके या किसी भी इस तरह की चीज़ में भिगो करके उसके फाइबर को निकाला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति तंतु है। तो रेशम, ऊन, फ्लैक्स, रेयॉन। तो यहाँ पे भी देखिए आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि रेशम और ऊन आपका क्या है? प्राकृतिक जरूर है, लेकिन ये कैसा है? ये प्रोटीन फाइबर है, पशुजनित रहित। ठीक है। और रेयॉन आपका मैनमेड फाइबर है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? आपका बच जाएगा फ्लैक्स। फ्लैक्स बोले तो लिनन, क्योंकि लिनन आपका फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है रेमी वानस्पतिक रेशा प्राप्त होता है, तने से, बीज से, पत्तियों से, जड़ से। ये आपको पता ही है कि रेमी जो आपका होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? स्टेम से, यानी कि तने से प्राप्त किया जाता है। बीज से हम लोग कपास और कपोक वाला फाइबर प्राप्त करते हैं। पत्तियों से आपको पता है कि वो पिना और सीसल का जो होता है वो प्राप्त किया जाता है पत्तियों से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ से, अच्छा नहीं, जड़ से तो कुछ नहीं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन न्यून रेशे में पाया जाता है, सोना, चांदी, कपास, ऊन। एक सेकेंड आप लोग रुकना जरा। हाँ, तो ये हमारा है सोना, चांदी, कपास, ऊन। तो इसमें निम्नलिखित में से नाइट्रोजन की बात हो रही है। नाइट्रोजन मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें प्रोटीन की बात, ऐसा फाइबर होगा जिसमें प्रोटीन होगा, क्योंकि प्रोटीन में आपका नाइट्रोजन होता है। तो आप सोचो ना थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है। तो सोना, चांदी आपका मिनरल फाइबर में आएगा, कपास आपका सेलुलोजिक फाइबर में आएगा, आपका बच गया ऊन। ऊन में आपके होती है प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन इतना सिंपल है, लेकिन एक सेकेंड के लिए हमारा दिमाग घुमा सकता है। फिर नेक्स्ट है सेरिसिन है। सेरिसिन क्या है? सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट है, गोंद है, वसा है। तो सेरिसिन क्या है आपका? एक गोंद है। ठीक है, जो आपके सिल्क में होता है, सिल्क फाइबर में। फिर नेक्स्ट है पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रंग लिया जाता है, पीला कलर, चमक लाल, या बैंगनी, या पर्शियन नीला। तो इसमें फेरोसाइनाइड जो होता है उससे पर्शियन नीला कलर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कॉकनिकल कीड़े में रंग प्राप्त होता है, गहरा लाल, कोम पीला, गहरा भूरा, काला। तो इसमें जो कॉकनिकल कीड़ा होता है उससे आपका गहरा लाल कलर प्राप्त किया जाता है। ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है संश्लेषित रंगों की खोज करी थी ड्यूपॉन्ट ने, या पार्किंस ने, मतलब विलियम पार्किंस ने, या मर्सर ने, या न्यूटन ने। तो इसमें जो संश्लेषित रंगों की खोज करी थी वो किसने करी थी? वो पार्किंस ने, विलियम पार्किंसंस ने करी थी। और जो अभी आपका टीजीटी 2021 में आया था, ये सेम क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, और आया कब था? 1856 में। नेक्स्ट है अम्लीय रंग, यानी कि जो एसिडिक डाई होती है वो किसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? सूती, रेशमी,
सॉरी, सूती, रेशमी, लिनन, जूट। तो इसमें जो सबसे अधिक उपयुक्त मतलब होता है ये अम्लीय रंग, वो होता है आपका रेशम के लिए, तो बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है जादुई रेशा होता है लिनन, ऊन, जूट, नायलॉन। तो जादुई रेशा हम किसे कहते हैं? नायलॉन को कहते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पहले हम लोग बताते हैं पैरासूट के लिए, पैरासूट जो बनाया जाता था वो नायलॉन के फाइबर से ही बनाया जाता था। नेक्स्ट है कत्था प्राप्त होता है पत्तियों से, छाल से, कोट से, खनिज से। कत्था जो लोग खाते हैं, जो लोग सुपारी जर्दा वगैरह खाते हैं, तो कत्था आपका किससे प्राप्त होता है? छाल से। नेक्स्ट है जल में रंजक होते हैं, तो अघुलनशील, घुलनशील या अप्रभावित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल में जो रंजक होते हैं आपके, यानी कि डाइस की बात हो रही है, तो वो क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। अगर यहाँ पर अभी आपका वर्णक होता है यानी कि पिगमेंट होता, तो यहाँ पर हम लोग इनसॉल्युबल के साथ जाते। फिर नेक्स्ट है सामान्यतः शहद में कौन सी मिलावट की जाती है? शुगर सिरप, मेलासोस या जल या उपयुक्त सभी। तो मिलावट की बात हो रही है, अडल्टरेशन की, तो ये तीनों चीज़ें आपके शहद में मिलाई जाती हैं। शहद बोले तो हनी। नेक्स्ट है रक्त में शर्करा की मात्रा के उपचार हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? मेथी, लौंग, अदरक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शर्करा की मात्रा के उपचार हेतु हम लोग मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड जो होती है आपकी, उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आपकी मेथी के दाने होते हैं उनमें एक सोल्यूबल फाइबर होता है, ठीक है, और सोल्यूबल फाइबर होता है उसका नाम होता है लिग्निन। तो सोल्यूबल फाइबर हमारी बॉडी में क्या करते हैं? अगर ग्लूकोज अधिक मात्रा में है या लिपिड्स यानी कि फैट अधिक मात्रा में है, कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में है, तो इन सभी चीज़ों को के लेवल को वो क्या करता है? मेंटेन करता है, डिक्रीज करता है, एक तरीके से उनके लेवल को कम करता है। इसी वजह से बोला जाता है कि जिसको किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या किसी को डायबिटीज़ वाली दिक्कत, मतलब उसको ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ा हुआ है उसकी बॉडी में, तो उसको फाइबरस चीज़ें, है ना, मतलब फाइबर फूड उसको ज़्यादा दिया जाए और मोटे अनाज उसको दिए जाए, क्योंकि मोटे अनाजों में भी फाइबर होता है, हरी पत्ते सब्जियों में भी होता है, और ये जो आपका लेकिन मेथी का जो फाइबर होता है वो काफ़ी इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये सोल्यूबल फाइबर होता है और ये काफ़ी हद तक मतलब, और मेथी के दाने हैं तो उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, तो जो है आपका बहुत हेल्पफुल होता है ये, किसको? रक्त की शर्करा को कम करने में भी, और अगर मान लो लिपिड्स वगैरह भी हैं तो उसमें भी, ठीक है। तो हम लोग वैसे तो लिपिड्स जिनका बढ़ा होता है उनके लिए कच्चा लहसुन अगर वो सुबह सुबह खाते हैं लोग, तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि लहसुन में काफ़ी अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है हींग की प्राप्ति की जाती है। हींग बोले तो आपका एसोफेटिडा। एक सेकेंड। गोंद से, पत्तियों से, बीज से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हींग की प्राप्ति आपकी करी जाती है किससे? गोंद से। नेक्स्ट है शुगर की मात्रा जानी जा सकती है रिफैक्टोमीटर द्वारा, पॉलिस्कोप द्वारा, ब्यूटारोमीटर द्वारा या सॉटोमीटर द्वारा। तो शुगर की मात्रा कैसे जानी जा सकती है? जो आपका रिफैक्टोमीटर होता है उसके द्वारा शुगर की मात्रा जानी जा सकती है। नेक्स्ट है HACCP। HACCP यहाँ मैं लिख दूँ तो आपको शायद याद आ जाए। HACCP ये आपको दिखता होगा UGC नेट के एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म तो कम पूछते हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस मतलब उसको स्टेप्स में लगाने के लिए जरूर आता है। इसके 5, कभी कभी 5 देते हैं, कभी कभी 7 देते हैं, ठीक है। तो ये HCCP का यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। वैसे हजार्ड एनालिटिकल इसका होता है, बट इसमें इन्होंने एनालिसिस ही लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ए के साथ जाएंगे, ठीक है, ए के साथ जाएंगे हम लोग। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मतलब इसके स्टेप्स याद रखिएगा। तो जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब फूड आइटम्स जो बनते हैं, उनमें फूड आइटम्स क्या कह सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है अगर, तो ये एक तरीके से उसकी मॉनिटरिंग का काम करता है, एनालिसिस करता है कि ये जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ये खतरेबल तो नहीं है, या ये किस हद तक, मतलब एक पैरामीटर डिसाइड करता है कि ये चीज़ इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो जब मॉनिटरिंग करेगा तभी तो पैरामीटर डिसाइड कर पाएगा, ठीक है। तो उसका एक तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो उसी हिसाब से फिर उस प्रोडक्ट को बाहर लॉन्च किया जाता है। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप कि वही वाली बात है कि मॉनिटरिंग और निगरानी का काम करता है ये। तो हजार्ड एनालिटिकल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन मुख में टूटता है, पीने से, पानी पीने से, चबाने से, निगलने से। बहुत आसान क्वेश्चन है, बी के साथ जाएंगे, चबाने से। नेक्स्ट है भोजन मुख से होता हुआ एक लंबी नली में जाता है जिसे कहते हैं आंत, ग्रास नली, गुदा, लीवर। तो हम लोग इसको बोलते हैं फेरिंग्स यानी कि ग्रास नली, यानी आप इसको ग्रसनी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन में लाभकारी पोषक तत्व रुधिर में जाते हैं, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में, लीवर में। तो यहाँ से कहाँ जाते हैं? लीवर में जाते हैं, और लीवर्स के द्वारा फिर आपके पूरे ब्लड में मिक्स होकर के आपके पूरे बॉडी में जितने भी सेल्स और टिश्यूज़ हैं सब जगह सारे ऑर्गन्स में ब्लड को मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पहुँचाने का काम करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है? जीवाणु, वायरस, फफूंदी, क्राउन। तो इसमें जाएंगे हम क्राउन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है सहजन में सर्वाधिक पाया जाता है फाइबर, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, ए और बी दोनों। तो इसमें आप जाएंगे डी के साथ, ए और बी दोनों, मतलब कि फाइबर और कैल्शियम दोनों चीज़ें अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है MAP जाना जाता है, तो MAP आपका
फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ठीक है, तो ये ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है मशरूम में कितना प्रोटीन होता है, 10 से 20%, 20 से 30% या 20 से 40% या 20 से 25, इसमें जाएंगे हम सी के साथ, यानी कि 20 से लेकर के आपका 40%, ठीक है। नेक्स्ट है किस फल में लाइकोपीन पाया जाता है, आम में, प्लम में, नाशपाती में, अंगूर में। अभी तक तो आपने टमाटर में सुना होगा, अब आप प्लम में भी जान लो, ठीक है, बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ में, यहाँ पर गुड़ की बात हो रही है, जैगरी, ठीक है। तो गुड़ में आपका पूछ रहा है कि उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, तो गुड़ में आपका आयरन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है खमीरीकरण के दौरान कौन सा विटामिन बढ़ता है, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर ए और के, या ई और विटामिन B1 या B12 और B6, तो बढ़ता क्या है, बी और सी विटामिन फर्मेंटेशन के टाइम। नेक्स्ट है केक में कौन सी लेवनिंग एजेंट मौजूद होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट, तो कौन सा लेवनिंग एजेंट होता है केक में आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है दुग्ध वसा केसीन के पीले रंग के होने के हेतु उत्तरदायी कौन सा है, कैरोटीन्स है, केसीन है, फ्लेवोनॉइड्स है या फ्लेविन्स है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा कैरोटीन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा येलो येलो होता है और कैरोटीन की वजह से आपका जो मिल्क का कलर होता है वो थोड़ा सा येलोइश होता है। बाकी जो दूध में आपके ये फ्लेवोनॉइड्स और फ्लेविन्स भी पाए जाते हैं कुछ तरह, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, तो इनकी ये सब भी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और दूध की मुख्य प्रोटीन केसीन है, ये बात आपको पता ही है, तो यहाँ पर हमारे कैरोटीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दूध किस विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन ए का, ज़्यादा बोलूँगी नहीं। मीट का लाल रंग किसके कारण होता है, एल्ब्यूमिन के, मायोग्लोबिन के, या ग्लोब्यूलिन के, या कैरोटीन के, तो ये भी सबको पता है कि मायोग्लोबिन के कारण मीट का कलर रेड कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों की कैलोरी को निर्धारित करने हेतु जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ब्रेड स्टॉलिंग कहते हैं, बॉम्ब कैलोरी मीटर कहते हैं, बैकसेट कहते हैं, बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं, तो खाद्य पदार्थों की जो कैलोरी को निर्धारित किया जाता है, मतलब मापा जाता है एक तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर। नेक्स्ट है दूध का प्रोटीन जो कठोर थक्का बनाता है, बच्चों को पचाने में कठिन होता है, उसको क्या कहते हैं, केसीन, कैरोटीन, सेलुलोज, उपर्युक्त सभी। जो केसीन प्रोटीन होता है वो बच्चों को पचने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऐसी स्थिति जिसमें होठ एवं मुख के किनारे पर घाव होता है जो कि राइबोफ्लेविन्स विटामिन की कमी से होता है, सीलियक डिजीज या चिलोसिस, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि जैसे होठ और किनारे पर घाव बनेगा तुरंत क्या बोलेंगे उसको, चिलोसिस। और राइबोफ्लेविन की कमी से आपका होता है ग्लाइसोसाइटिस, जिसमें आपकी जो टंग होती है उस क्या होती है, मोटी खुरदुरी टाइप की हो जाती है, ठीक है, उस पर धारियाँ बन जाती हैं जीभ पर। और आपका जो सीलियक डिजीज़ होती है, सीलियक डिजीज़ क्या होती है, ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से सीलियक डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, बताना ही नहीं है, डी के साथ जाएंगे, 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है भोजन को खुला पकाना या फ्राइंग पैन में पकाने की विधि को कहते हैं बेकिंग, स्टोइंग, पैन ब्रॉयलिंग, सिमरिंग, तो खुला पकाना या फ्राइंग पैन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो पैन ब्रॉयलिंग में जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्लूटीन प्रोटीन के नाम से जानी जाती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लाइडिन्स या हिस्टिडीन, तो आपको पता ही है कि गेहूँ में जो दोनों प्रोटीन होती है, मतलब होती तो ग्लूटीन ही है, लेकिन ग्लूटीन को ही ग्लाइडिन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो गेहूँ कह रही हूँ, आटे में खिंचने का गुण होता है ना, तो इन्हीं दोनों की वजह से ऐसे बॉन्ड बन जाता है, इस वजह से वो आटा खिंचने जैसा हो जाता है, इसलिए ग्लूटीन को ग्लाइडिन्स बोला जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है अनाजों में फास्फोरस किस रूप में उपस्थित होता है, लाइसिन, मिथियोनिन, फाइटिन या फिर फॉस्फोफाइटिन, तो इसमें जो अनाजों में फास्फोरस होता है वो आपका फाइटिन के फॉर्म में उपस्थित होता है, ठीक। मक्का एक अच्छा स्रोत है, फॉलिक एसिड, थायमिन, कैरोटीन, आयरन, तो मक्का एक अच्छा स्रोत है किसका, कैरोटीन का, ठीक है। इसके बाद और मक्के की प्रोटीन कौन सी होती है, जीन प्रोटीन, आपने देखा होगा जीन प्रोटीन होती है, ठीक है। कार्य सरलीकरण की मुख्य तकनीक कितनी है, तो बताना नहीं है, सिर्फ 2 हैं, औपचारिक तकनीक, पेन और पेंसिल तकनीक, ठीक है। आपकी औपचारिक में भी 4 टेक्निक्स होती हैं और पेन और पेंसिल में भी 4 टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं 4, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है मोती जरा या मियादी बुखार के प्रकार हैं, पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी, टाइफाइड या उपर्युक्त सभी, तो ये तीनों बुखार जो हैं आपके वो मोती जरा या मियादी बुखार के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है एड्स रोग की जानकारी कब प्राप्त हुई, 1980 में, 1981 में, 83 में, ये क्वेश्चन हम दोबारा कर रहे हैं तो यहाँ पर 81 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है मरासमस रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, वसा, विटामिन ए, प्रोटीन, कार्बोज, वैसे तो मरासमस रोग आपका प्रोटीन कार्बोज दोनों के
वजह से होता है, मतलब दोनों की कमी हो जाती है तो बच्चों में मरासमस रोग हो जाता है। और अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है तो क्वाशियोरकर बीमारी होती है। पर यहाँ पर तो अब बोथ आंसर दिया नहीं, तो हम प्रोटीन के साथ जाएंगे। ठीक है, कि प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, तो हम बॉडी बिल्डिंग के मतलब प्रोटीन के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट है फ्लोरोसिस रोग किससे संबंधित है? आंखों की दुर्बलता, दांतों की दुर्बलता, पैरों की दुर्बलता, गले की दुर्बलता। तो जो फ्लोरोसिस होता है आपका, उससे मतलब फ्लोरोसिस अगर किसी को हो जाता है तो उससे उसके दांत खराब हो जाते हैं। और एक ये कंडीशन कब होती है? जब कहीं के पीने के पानी में, मतलब ड्रिंकिंग वाटर में अगर फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है फ्लोराइड की, तो उसको जो है फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। धीरे धीरे दांत पे अजीब से धब्बे हो जाते हैं, दांत खराब होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ आयोग ने इसे कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2 में, 4 में, 3 में, 1 में। तो ये सबने पता है कि 2 तरह के किया गया, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, तो टाइप 1 में आपका आ जाता है आईडीडीएम, मतलब कि क्या बोलते हैं, आईडीडीएम बोले तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और एक आता है आपका एनआईडीडीएम, तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो टाइप 1 होता है वो छोटे बच्चों से लेकर के 30 साल तक के जो लोग होते हैं उनमें होता है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन पूरी तरीके से बनना या निकलना बंद हो जाता है, या फिर जो आपकी बीटा सेल्स होती है जहाँ से आपका इंसुलिन निकलता है, वो सेल्स ही पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इस वजह से हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के थ्रू। हम कुछ भी खाएंगे तो हमें इंसुलिन लेना पड़ेगा। और जो आपका टाइप 2 होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, उसमें क्या होता है, हमें बाहर से इंसुलिन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनमें इंसुलिन निकलता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं निकलता है जितना निकलना चाहिए, थोड़ी सी उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो इनको बाहर से नहीं लेना पड़ता, बस इनको आप कह सकते हो कि इनको अपनी डाइट सही रखनी है, एक्सरसाइज करना है और थोड़ा परहेज़ रखना है, इन सब चीज़ों से करके इनका चल सकता है। और क्योंकि ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो आपका मतलब 40 ईयर से लेकर के मतलब 40 ईयर से अबव जो लोग होते हैं उन्हीं में ये ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो ये हमारा 2 तरह का डायबिटीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट है परिवार की विशेषता है सार्वभौमिकता, रक्त संबंध, निवास स्थान, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है शक्ति व्यवस्थापन में किन तत्वों का महत्व अधिक होता है? एक सेकेंड, हाँ डी के साथ जाएंगे। तो आपको शक्ति व्यवस्थापन पूछ रहा है, कार्य, कार्यकर्ता, कार्यक्षेत्र, उपर्युक्त सभी। तो सबका महत्व अधिक है, इसमें डी के साथ जाएंगे। क्यों अधिक है? क्योंकि कार्य आपका भाई काम, जो काम किया जा रहा है वो काम कैसे किया जाएगा ये हमें पता होना चाहिए। और जो काम करने वाला है कार्यकर्ता, उसको भी वो पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है और काम को करने का तरीका कैसा होगा, उसको तरीका पता होना चाहिए, सही गलत तरीका। और कार्यक्षेत्र मतलब कि जो वर्क प्लेस है आपका, वो भी आपके अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये नहीं कि आपको रोटी बनानी है फॉर एग्जाम्पल, तो रोटी बनानी है तो जो रोटी बनाने का जो स्लैब होता है वो आपकी हाइट से बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो। ठीक है, या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका स्टडी टेबल अगर आपकी हाइट से बहुत नीचे होगा तब भी दिक्कत होगी, अगर बहुत ऊपर होगा तब भी दिक्कत होगी। तो इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पर ये तो आप समझ ही रहे हैं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो औपचारिक यानी कि फॉर्मल टेक्निक होती है उसमें भी 4 होते हैं, और जो पेन और पेंसिल होती है उसमें भी 4 होते हैं। उसमें पूछ रहा है औपचारिक कौन सी है। ये क्वेश्चन आपका अभी जब उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2021 में ही, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोसेस चार्ट है, ऑपरेशन चार्ट है, साइक्लोग्राफ है, पाथवे चार्ट है। तो जो आपका साइक्लोग्राफ है ये आपकी फॉर्मल टेक्निक में आता है, बाकी आपका प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट ये सब पेन और पेंसिल तकनीक में आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पाथवे चार्ट में किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? पिन और धागा, सुई और धागा, छड़ी और धागा, सुई और रील। तो जो पाथवे चार्ट का मतलब किया जाता है तो उसमें हम लोग पिन और धागा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है शक्ति प्रबंधन के प्रमुख चरण हैं, तो मतलब कि एनर्जी मैनेजमेंट जो होता है आपका, उसमें कौन कौन से मुख्य चरण है? योजना का कार्यकरण करना, या योजना बनाना, या मूल्यांकन, या उपर्युक्त सभी। तो जाहिर सी बात है सब चीज़ें होंगी इसमें, क्योंकि योजना पहले आप बनाएंगे ही बनाएंगे, फिर योजना को कार्यान्वित करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि आपने जैसे जैसे योजना बनाई थी क्या वो उसी तरीके से मतलब इम्प्लांट हो पाई है या नहीं। नेक्स्ट है चावल में मौजूद प्रोटीन का जैविकी मूल्य है 66, 50, 80, 75। तो चावल का जैविकी मूल्य जो है गेहूँ के अपेक्षा में अधिक होता है, तो यहाँ पर 80% जाएंगे। ठीक है, इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का में किस प्रक्रिया द्वारा अफ्लाटॉक्सिन को कम किया जा सकता है? सुखाकर, पकाकर, अंकुरण देकर, या पार्चिंग करके। ठीक है, तो मक्का में जो किया जाता है वो क्या किया जाता है? पार्चिंग प्रक्रिया के द्वारा उसकी अफ्लाटॉक्सिन जो इन्फेक्शन होता है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर, दिल्ली। तो ये मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, संक्रमित रोग किन माध्यमों से होता है? वायु द्वारा, जल तथा भोजन द्वारा, कीड़ों द्वारा, उपर्युक्त सभी द्वारा। तो इसमें कुछ बताना नहीं है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सभी चीज़ों के द्वारा संक्रमित रोग फैलते हैं, जैसे इस टाइम फैला हुआ है बहुत कुछ।
आप लोग अपना पूरा ध्यान रखिए, मच्छरों से बचिए, साफ़ पानी पीजिए, साफ़ खाना खाइए, हेल्दी रहिए बिल्कुल। वह काल जब रोग के जीवाणु मनुष्य के शरीर में वृद्धि प्राप्त कर रहे होते तो उसे कहते हैं संक्रमण काल, संप्राप्ति काल, विसंक्रमण काल, प्रकोप काल। तो इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि संप्राप्ति काल। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, खसरा, डिफ्थीरिया, हैजा, काली खांसी। नहीं की बात हो रही है तो जो आपका हैजा है ये आपका कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है, ना कि आपका वायु के द्वारा, ठीक है। तो बाकी आपका खसरा है, डिफ्थीरिया है, काली खांसी, ये सब आपके वायरस और बैक्टीरिया से फैलने वाले डिजीज हैं। नेक्स्ट है तपेदिक के प्रकार होते हैं। देखिए यूजुअली तो ऐसे तपेदिक के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो हम सिर्फ 2 टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 2। लोकेशन के आधार पर जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल अभी आप इतना ही जानो कि तपेदिक के जो है कितने 2 ही प्रकार है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काली खांसी किस जीवाणु द्वारा फैलता है? क्लैंसलियोलर द्वारा, बैसिलस पर्ट्यूसिस या बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस या वेब्रियो कॉलरा। तो काली खांसी सबको पता है बॉर्डेला पर्ट्यूसिस की वजह से फैलती है, यहाँ पर बैसिलस लिखा हुआ है। बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है तपेदिक यानी कि वही टीबी की बात हो रही है, यहाँ पर भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। अब विब्रियो कॉलरा से आपका क्या फैलता है? हैजा यानी कॉलरा। संयुक्त परिवार के लाभ नहीं है, नहीं की बात हो रही है तो आपका सामाजिक बीमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामान्य हित, परंपराओं का हस्तांतरण। तो नहीं की बात हो रही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता थोड़ी सी हमें जॉइंट फैमिली में कम मिलती है। फिर है निसंतान पति पत्नी अथवा संतान सहित अकेले पति या पत्नी कम या अधिक अस्थायी समिति ही एकांकी परिवार है। ये बात किसने कही है? कोहलर ने, डार्विन ने, क्रोवेंक्रो ने या ऑगमन एवं निमकाफ ने। तो ये आपका फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण के परिवर्तन वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? फ्रॉबेल ने, मुंडेल ने, डार्विन ने, गिलफोर्ड ने। तो किसने दिया था कार्य सरलीकरण आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन में जो था वो सबसे पहले दिया था मुंडेल ने। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण कब प्रारंभ किया गया है? 1920 में, 1930 में, 1940, 1950। तो ये जो मुंडेल ने अपना लाया था परिवर्तन का नियम वो लाया था 1940 में। नेक्स्ट है जल में वर्णक होते हैं अघुलनशील, घुलनशील, अप्रभावित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल में जो आपके पिगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? अघुलनशील यानी कि इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये पूरे आपके 70 या फिर मुझे लगता है 69, ठीक है, इतने क्वेश्चन रहे थे। तो आप लोग कोशिश करना कि देखना कितने गलत हुए, सही मत गिनना, कितने गलत हुए ये गिनना आपको, ठीक है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। इसके पहले भी वीडियो अपलोड करी थी मैंने, वो वीडियो थोड़ी सी मुझे लगता है उसमें तबीयत भी सुबह बहुत ख़राब थी और उसी में मैंने कर दिया, मतलब रिकॉर्डिंग कर ली। तो वो होता है ना जब आप बहुत परेशान होते हैं तो चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। तो हालांकि कुछ लोगों ने देख भी ली थी और उसमें थोड़ी सी कुछ मिस्टेक भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसको हटा ही दिया जाए, इसलिए मैंने ये दोबारा से रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अब चलो आप लोग इसको देखना और इसको देख के कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर करना और अपना ध्यान रखिए। हेल्थ बहुत ज़रूरी है। इधर बहुत जुकाम और फीवर हो रहा है सबको, मेरे भी हो रहा है, इसीलिए मैंने 1-2 दिन से कुछ किया नहीं। आज भी मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि कभी कभी थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील कराने के लिए ज़बरदस्ती चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले की जो वीडियो गड़बड़ हुई थी वो मेरे रिवीजन की वजह से ही हुई थी। हालांकि मैंने रिवीजन किया नहीं अभी, क्योंकि सुबह तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब थी। तो वो होता है ना कि वाकई में जब आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता किसी चीज़ को लेकर के तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो चलिए अब आप लोग देखना वीडियो और बताना कैसी लगी। इस सीरीज़ में भी 50 क्वेश्चन और है, उसको हम लोग कल करेंगे, कल सुबह या कल रात तक करेंगे। फिर आप लोग अपनी प्रैक्टिस, अपनी पढ़ाई करते रहिए, नोट्स वगैरह बनाते रहिए। एग्ज़ाम आपके कभी भी हो सकते हैं और पढ़ाई को आपको रुक रुक के नहीं करना है, पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अब जब भाई जो चीज़ हमें नहीं पता है, अब एग्ज़ाम हमें नहीं पता है कितने दिन में होगा, बट ये तो है ना कि होगा एग्ज़ाम, ऐसा तो नहीं कि होगा ही नहीं। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के साथ अपनी कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी दोनों आप जो है उन दोनों को अपने मतलब अपने एजेंडे में शामिल रखिए, ठीक है, कि आपको डेली पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है पर पढ़ना है। और चलिए मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। मैं बस एक ही कहूँगी, पढ़ाई करते रहिए, अपने टारगेट को मत भूलिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।